हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरसीएफएल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने यहाँ पर ऑपरेटर केमिकल ट्रेनी के 188 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आरसीएफएल ने ऑपरेटर केमिकल ट्रेनी के 188 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 11 अप्रैल 2026 से 27 अप्रैल 2026 के बीच में अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 22,000 से 60,000 के बीच में सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएससी की डिग्री केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, या फिर आपके पास फुल टाइम रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। SC ST के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आयु सीमा की अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 साल मैक्सिमम आयु सीमा है, SC ST के लिए 35, OBC के लिए 33 साल मैक्सिमम आयु सीमा है। फीस यहाँ पर अनरिजर्व OBC EWS के लिए 700 रुपये है। SC ST PWD ESM और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर आरसीएफएल का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइज, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइड, अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम लास्ट नेम है तो उन्हें भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने हैं। उसके लिए आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और 1 बाय 1 करके आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आएंगे। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो उसके लिए आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड करें, पासपोर्ट साइज फोटो। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी।
यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आप जो अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करोगे उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर 20 केबी से 50 केबी के बीच में उस फाइल का साइज होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। फिर आपको अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। फ़ोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप अपना फ़ोटो कैप्चर करेंगे, आपको वहाँ पर उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट रखनी है जिस स्थान पर आप अपना फ़ोटो कैप्चर करेंगे। आपको सीधा फॉरवर्ड कैमरा या मोबाइल की तरफ देखना है और आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, आंखों पर कोई चश्मा वगैरह नहीं पहनना है। इस तरह से यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर की डायमेंशन आपकी 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 केबी से 20 केबी के बीच में यहाँ पर आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज़ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, अपना पासपोर्ट साइज रिसेंट फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लें। और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है, फिर आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल के किसी भी क्यूआर कोड रीडर ऐप से स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको यहाँ पर ब्राउज़ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1984 के दंगा पीड़ित के फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर हैं तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो येस करें, पीरियड ऑफ सर्विस दे यहाँ पर, और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किलिंग डिसेबल्ड इन एक्शन DXS है। अगर है तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। अपनी नेशनैलिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपना आधार वेरिफिकेशन के लिए सहमति प्रदान करते हैं तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, अपना पैन कार्ड नंबर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। 2 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपको अपने टेस्ट का मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। जो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो आप मराठी, राजभाषा हिंदी या फिर इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में अपना टेस्ट चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। अपनी पर्सनल डिटेल में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर अन्य। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं। अगर हैं तो आप येस करेंगे और फिर उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उनका नाम देंगे। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना GST इन्वॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस एड्रेस के पर अपना कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस भर्ती प्रोसेस के दौरान, कोरोस्पोंडेंस या फिर परमानेंट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। बैंक डिटेल में यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम देना है, बैंक और ब्रांच का नाम देना है, बैंक अकाउंट नंबर अपना देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपने बैंक का IFSC कोड और MICR नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कि RCFL
ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और क्या यहाँ पर आपकी आयु सीमा और अन्य क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें आपके पास केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए और यहाँ पर आपके पास NCVT, जी हाँ दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का एग्जाम्स का पास आउट यहाँ पर सर्टिफिकेट या फिर आपके पास इसका जो मार्कशीट होनी रिक्वायर्ड है और यहाँ पर आपकी 55% मार्क्स इसमें होने चाहिए। आपकी जो ये डिग्री होगी 50% मार्क्स SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड है या फिर आपके पास यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में और आपके पास यहाँ पर 1 साल का BOAT यानी कि 1 साल का ट्रेनिंग BOAT ट्रेनिंग का अप्रेंटिस ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपने यहाँ पर HSC साइंस के साथ कर रखी हो और आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया हो सेकेंड ईयर या फिर थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। इस डिप्लोमा में भी आपके 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है, SC/ST के लिए 50% मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाओगे इस भर्ती के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है अपनी 10वीं की, कब आपने 10वीं क्लास पास आउट की है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर आप पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं की डिटेल बतानी है, आपने 12वीं यहाँ पर साइंस में की होनी चाहिए। फिर आपने कब पास आउट की है अपनी 12वीं क्लास, वो डेट आप सेलेक्ट करें, अपनी 12वीं की परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद अपनी डिवीजन बताएं, फर्स्ट है, सेकंड है या फिर पास आउट है। फिर यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर आपको अपना अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कब पास आउट की है वो ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, डेट। फिर यहाँ पर अपनी परसेंटेज दें ग्रेजुएशन की, कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट है। फिर आपने अगर कोई डिप्लोमा या फिर अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट है, आपने पास आउट कर लिया है, अगर कर लिया है तो यस करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना होगा, यहाँ पर आपके पास ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपके पास डिग्री है तो यहाँ पर आपको बताना है होगा। इसके लिए आपकी पढ़ाई कब से स्टार्ट हुई थी वो डेट आपको बतानी है, कब आपने एंड की है इस सर्टिफिकेट के लिए वो यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने 1 साल की बोर्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कंप्लीट कर रखा है, अगर कर रखा है तो आप यस करेंगे। अगर आप डिप्लोमा के अंतर्गत डिटेल प्रोवाइड करा रहे हैं, आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपको यस करना है और उसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, कब आपने यहाँ पे इसे कंप्लीट किया है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास रेगुलर फुल टाइम इंटीग्रेटेड या एलाइड डिग्री है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर डिग्री का नाम देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या आपको कंप्यूटर नॉलेज है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने फिलहाल भी किसी और अन्य पोजीशन के लिए किसी भर्ती के लिए अप्लाई किया है, अगर किया है तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर देंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी शिफ्ट में काम कर सकते हैं। RCFL की इस भर्ती में अगर आप रिक्रूट हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके अगेंस्ट कोई कन्विक्टेड कोई यहाँ पर मामला है कोर्ट में या फिर किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन में, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर अपनी उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी डिपोर्ट किया गया है, अगर किया गया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप यहाँ पर प्रेजेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे या फिर नहीं करेंगे, अगर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे और नहीं है तो फिर आप इस सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। गाइस मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहाँ पर बताएंगे क्या आप प्रेजेंट में भी कार्यरत हैं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको कंपनी का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत है, अपनी डेजिग्नेशन देनी है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत है। फिर यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है, कब से कब तक आप कार्यरत थे, अगर जॉब छोड़ चुके हैं तो आप ये भी सेकंड ऑप्शन भी सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण देना है। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस की टाइम अवधि कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे।
फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है और इसे आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं जैसे कि इंग्लिश या उर्दू या फिर कोई अन्य, उसकी डिटेल भी यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद फिर आपको इस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपको अपना लैब थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एसएससी की मार्कशीट, एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट, एचएसएससी की मार्कशीट और एचएससी पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर अगर आपने 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखी है एनसीवीटी से तो वो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पर उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट और बाकी अन्य रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है गाइज, यहाँ पर उसका जो साइज है वो डायमेंशन 240 इंटू 240 पिक्सल होनी चाहिए और वाइट पेपर पर आपको यहाँ पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से अपना थंब इम्प्रेशन करना है और उस फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में ये होनी चाहिए। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो गाइज यहाँ पर 800 इंटू 400 पिक्सल उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे और उनका साइज 500 KB से कम होना चाहिए। गाइज यहाँ पर अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ से आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करें, वहाँ पर आप जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, साइज सेट करें और वहाँ से डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। और गाइज यहाँ पर जब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कोई अन्य सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उनके लिए आपको यहाँ पर RCFL की इस वेबसाइट पर ही फॉर्मेट दी गई हैं। जैसे कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको SC/ST सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहाँ पर क्लिक हियर के लिंक पर क्लिक करते हुए डाउनलोड कर लेना है। OBC कैंडिडेट हैं या फिर इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पर आप इन्हें डाउनलोड करके इन्हें फिल करके आप अपलोड कर सकते हो। इसका लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑफिशियल लिंक दिया गया है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा RCFL का। यहाँ से आप इन फॉर्मेट को डाउनलोड करके इन्हें फिल करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद गाइज आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा 700 रुपये, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। उसके बाद आपका भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद गाइज आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ऑपरेटर ट्रेनी केमिकल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।